Hello बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट फजांस रूल के बारे में हमने पढ़ा और आज जो हम करने वाले हैं फजान रूल की थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे फजान रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी वाले, मतलब फजान रूल की एप्लीकेशन इन तीनों में कैसी कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एंड आपका थर्मल स्टेबिलिटी बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट से। शुरुआत करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम मेल्टिंग पॉइंट से किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक खास बात है कि मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों, वैसे तो बहुत सारी चीजों पर डिटरमाइन करता है, लेकिन हम एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बना लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस इज अ फैक्टर ऑफ पोलराइजेशन। इन दोनों चीजों का फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट। वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन। यूजुअली डिटरमाइनिंग फैक्टर आपका लैटिस एनर्जी होता है मेजरली, लेकिन कभी कभी पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो डिटरमाइनिंग होता है। ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड ऑन लैटिस एनर्जी एंड पोलराइजेशन। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ ट्रेंड्स देखते हैं और उसके बाद कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज याद होगी कि हमने फजान रूल में पढ़ा था, फजान रूल में हमने ये पढ़ा था कि फजान रूल में अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ये पढ़ा था हमने। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है या आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी किसमें, इन आयनिक सॉल्वेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स फॉलो होते हैं अगर पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो। ठीक है, तो इन्हीं ट्रेंड्स को अब आपको आगे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखो, पहला है मेरे पास फर्स्ट NaF MgO SCN TiC। और आपसे ये पूछा जाए कि किसका ज्यादा होगा, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका ज्यादा होगा। देखो बेटा, मेजरली जब आप देखते हो तो इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर यूजुअली क्या होता है, लैटिस एनर्जी। तो आपको सबसे पहली चीज देखनी है लैटिस एनर्जी। जब लैटिस एनर्जी देखोगे, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट है, जब सब कुछ डिफरेंट हो तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो लैटिस एनर्जी हमने पढ़ी थी, जो हमने पहले पढ़ी थी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, विच मींस चार्ज किसका ज्यादा है इसमें, TiC का सबसे ज्यादा। अगर चार्ज TiC का सबसे ज्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। कुछ इस तरह से आपका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, है ना। चार्ज TiC का सबसे ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें, आपके पास आ जाएगा BeX2 MgX2 CaX2 SrX2 BaX2। X यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है Cl को, Br को, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, कैसे मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो Be है, Be का साइज सबसे छोटा,
तो इसमें पोलराइजेशन का इफेक्ट, अगर आप चार्ज पे जाए तो +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो चार्ज तो सेम है। अब अगर चार्ज सेम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, अब लैटिस एनर्जी की बात आती है, लैटिस एनर्जी में साइज की बात आती है, जिसका साइज बड़ा होता जाता है उसका कम होता जाता है, ये बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बीई का साइज क्या है, छोटा है। अगर बी का साइज छोटा है तो वो एक्स को क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, और अगर वो एक्स को ज्यादा पोलराइज कर रहा होगा तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही कम क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर, और जितना कम आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही कम क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां पर तो डिटरमाइनिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी था, यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा पोलराइजेशन, यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा पोलराइजेशन, ठीक है। और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए सेकंड पे बात करें, थर्ड की बात की है। थर्ड में आ जाता है आपके पास NaF MgF MgF2 AlF, ठीक है ना। अब आपसे यहां से पूछा है किसका ज्यादा होगा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर भी चार्ज में डिफरेंस है, तो चार्ज में डिफरेंस करने पे आपको क्या आ जाएगा, ध्यान समझना। यहां पर क्या है आपके पास, ये है +1 -1 +2 -2 +3 सॉरी +2 -1 एंड +3 -1। अब अगर आप समझें तो F माइनस का साइज सबसे छोटा होता है, काफी छोटा है, और F माइनस को यूजुअली इनमें से कोई भी पोलराइज नहीं कर पाता, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में Mg करता है, लेकिन दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। तो इनमें से जब कोई पोलराइज ही नहीं कर पाता तो पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, और अगर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। पोलराइजेशन तो हो नहीं रहा, पोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। याद करो हमने फजान रूल में क्या पढ़ा था, हमने फजान रूल में ये पढ़ा था कि जिसका साइज बड़ा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जिस कैटायन का, एनायन का साइज बड़ा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर साइज छोटा हो जाए और इतना छोटा हो जाए तो पोलराइजेशन ना भी हो, क्या पता, क्योंकि इसके पास इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ही नहीं कि वो उसको पोलराइज करा पाए। तो ये लोग इसको पोलराइज नहीं करा पाते। अगर पोलराइजेशन नहीं हो रहा तो डिटरमाइनिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी, और अगर लैटिस एनर्जी डिटरमाइनिंग फैक्टर है तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसका चार्ज ज्यादा होगा तो इसका ज्यादा होगा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ में मैं यहीं पर ले लेता हूं आपके पास NaCl MgCl2 AlCl। हाँ जी बेटा, इसमें बताओ, इसमें बताओ। अब इसमें बोलोगे अगेन सर, इसमें चार्ज देखो +1 -1 +2 -1 +3 -1। ये फ्लोरीन वाला इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ब्लू में करा इसको, है ना। हाँ जी, इसमें बोलो। अब बोलोगे सर इसमें भी ऐसे होगा, नहीं। यहां पर क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा हो गया, और क्योंकि क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है तो उसमें पोलराइज होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें पोलराइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्लोरीन में पोलराइज होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फ्लोरीन में पोलराइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं। अगर इसमें पोलराइजेशन होगा तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा, ये, क्योंकि Al3+ है। अगर सबसे ज्यादा पोलराइजेशन ये करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। अब बात आती है सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखो तो यहां पर कैटायन एनायन सेम है, यहां पर सब कुछ डिफरेंट है। क्यों, तभी इसी वजह से यहां पर इसका ज्यादा हो गया। अगर यहां पर मैं F ही लेता तो फिर इसका कम होता, अगर मैं यहां पर F ही लेता तो उसको क्या होता, कम होता। लेकिन क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका एनायन सेम है, तो यहां पर क्योंकि एनायन को हम पोलराइज कर पा रहे हैं तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। यहां पर हम पोलराइज कर ही नहीं पा रहे क्योंकि साइज छोटा है, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। यहां पर पोलराइजेशन कर पा रहे हैं तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। यहां पर आपके पास चार्ज ही डिफरेंट है, एक के पास +1, एक के पास -1, एक के पास +4, एक के पास -4। चार्ज इतना ज्यादा डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। क्या समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट।
चलो देखो, ये बात होगी आपकी किसकी, ये बात होगी आपकी मेल्टिंग पॉइंट की। अब अच्छा मेल्टिंग पॉइंट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ 4 तक क्या था, 5th ZnCl2 CdCl2 HgCl2। आपसे बोला जाए कि इसमें से किसका ज्यादा है, पहली चीज तो ये समझना कि Zn Cd और Hg में Z इफेक्टिव डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। साइज वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ Z इफेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो बाहर से, या आप ये बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके एनायन के पास है उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। Z इफेक्टिव इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, विच मींस सबसे ज्यादा जिस Z इफेक्टिव जिसके पास, उसका पोलराइजेशन पावर सबसे पास सबसे ज्यादा किसके पास होता है, Hg के पास, उसके बाद Cd के पास, उसके बाद Zn के पास। बस समझ आती है। अगर Hg के पास सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है तो ये सबसे ज्यादा पोलराइज कर रहा है, अगर पोलराइज सबसे ज्यादा कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट का सबसे कम होगा, तो Hg का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, Hg का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। अगर Hg का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, उसका Cd का आना चाहिए, लेकिन आता है Zn का, और उसके बाद आता है Cd का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Cd में लेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? लेयर लाइक स्ट्रक्चर। और लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, ये चीज याद रखना, लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। सिंपल चीज है, कोई आप पॉलीमर लो तो पॉलीमर्स का यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूल हो तो नॉर्मल मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीमर्स बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए आपको सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कम होगा, क्योंकि उनको सेपरेट करना क्या आसान है। तो पॉलीमर क्योंकि ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आपको उस लेयर्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी तोड़ना पड़ेगा, और जब आप उस लेयर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, आपको, आप टेम्परेचर रेज कर रहे होगे, और अगर आप टेम्परेचर रेज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेज। बात समझ रहे हो? तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लेयर है, लेयर फॉर्म्स है, तो उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी याद नहीं आएगा कि लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि वो तो याद करने वाली चीज है, ठीक है, तो लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी, है ना, बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमारा खत्म हो गया, मेल्टिंग पॉइंट के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, बट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन साइज डिफरेंस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो आपके पास ये है साइज एक, ठीक है, और आपके पास ये एक साइज है, ठीक है। अगर इस तरह से साइज में बढ़ाते जाऊं तो यहां पर पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी। पैकिंग मतलब इनमें स्पेसेस, ये जो स्पेसेस हैं कम छूटेंगी, तो ये अच्छे से पैक्ड होंगे, अच्छे से क्या होंगे, पैक्ड होंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह के वाले ले लूं और यहां पर बढ़ाते जाऊं तो यहां पर पैकिंग क्या हो जाएगी, पुअर, स्पेसेस ज्यादा छूटेंगे। तो अगर स्पेसेस ज्यादा छूट रहे हैं तो यहां पर, अगर समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर यहां पर स्पेसेस ज्यादा छूट रहे हैं तो यहां पर इंटरैक्शन विद द सॉल्वेंट जो बाहर से आएगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो ज्यादा इंटरैक्ट कर सकता है। और अगर ज्यादा सरफेस एरिया है और उसके साथ इंटरैक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इंटरैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से क्या करेगा, उसको सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि यहां पर क्योंकि सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सरफेस एरिया कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पर जनरल सा एक ट्रेंड बनता है कि जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा है, जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा है वहां पर सॉल्युबिलिटी, वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा है वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4, ठीक है, ये आपके पास।
जब मैं इसमें बात करूंगा तो किसके ज्यादा होगा बेटा, साइज डिफरेंस देखो, ClO4 क्या है माइनस, इसका साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो इसके साथ अगर मैं बड़ा कैटायन रखूंगा तो उसकी पैकिंग क्या होगी, अच्छी, और पैकिंग अच्छी होगी तो सरफेस एरिया कम दिखेगा, सरफेस एरिया कम दिखेगा तो कम सॉल्वेंट इंटरैक्ट करेगा, कम सॉल्वेंट इंटरैक्ट करेगा तो सॉल्युबल कम होगा, तो सबसे सबसे कम सॉल्युबल कौन सा होगा, ये वाला जिसका साइज बड़ा है, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ये वाला। समझ आती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, ये आपके पास है ना, और आपसे पूछा जाए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो अगेन वही आपके पास जो एनायन है, अगर ध्यान से देखो एनायन जो है आपके पास वो साइज में बड़ा है, अगर साइज में बड़ा है तो उसको पैकिंग, बेटर पैकिंग के लिए क्या चाहिए, बेटर पैकिंग के लिए चाहिए बड़ा कैटायन। क्यों, क्योंकि अगर कैटायन बड़ा होगा, एनायन बड़ा होगा तो पैकिंग बढ़िया, पैकिंग बढ़िया तो कम सरफेस एरिया आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिख रहा है या सॉल्वेंट के साथ दिख रहा है, अगर कम सरफेस एरिया तो इंटरेक्शन कम, इंटरेक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉरी इंटरेक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स फॉर्म्स अ व्हाइट पीपीटी ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट में इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, थर्ड आपके पास हो जाएगा BeOH होल ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस SrOH होल ट्वाइस BaOH होल ट्वाइस। तो इसको देखते हो तो OH कंसिडर करो, OH इज अ स्मॉल है, ठीक है ना, OH क्या है, स्मॉल एनायन। अगर OH स्मॉल एनायन है तो उसके साथ स्मॉल कैटायन की पैकिंग अच्छी होगी, है ना, स्मॉल एनायन तो स्मॉल कैटायन लोगे तो पैकिंग अच्छी होगी, और अगर पैकिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें क्योंकि ये स्मॉल है, क्योंकि आपके पास जो एनायन है वो स्मॉल है, एनायन इज स्मॉल, तो कैटायन भी कैसे चाहिए होगा, स्मॉल, और जितना कैटायन स्मॉल होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी कैसे जाती है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसमें किसकी ज्यादा होगी, तो आपका जनरल ट्रेंड होगा F माइनस स्मॉल है, इसके लिख देते हैं, बेटा नहीं, यह क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर इसकी ज्यादा हो जाती है सॉल्युबिलिटी, बाकी सबका ट्रेंड वैसे ही है, बाकी सबका ट्रेंड कैसा है, ठीक है, बाकी सबका ट्रेंड वैसे ही है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि BeF2 में क्या है, BeF2 में आपकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो दो मॉलिक्यूल्स, दो आयंस निकलेंगे वो कौन कौन से हैं, Be F माइनस F माइनस, और F माइनस F माइनस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अट्रैक्ट करते हैं, साथ में Be2 प्लस भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ increased hydration energy, because of increased hydration energy, ठीक है, BeF2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है ज्यादा, यहां पर नहीं आएगा BeF2 आएगा वहां पर, बस समझ रहे हो, ठीक है। तो बाकी सब में मैक्सिमम जगह पे साइज डिफरेंस चेंज होता है, जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बस इस केस में क्या हुआ कि साइज डिफरेंस का उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए आप थोड़े से डिफरेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, जहां पर कुछ और रीजनिंग लग रही हो और वो रीजनिंग ना लग रही हो जो हम नेचुरली लगाते हैं, है ना। देखो पहला, और ये इंपॉर्टेंट है, जितने मैं लिखवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ठीक है। पहला आपके पास है Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 CS2CO3,
ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके पास है तो इसमें देखो यहां पर आप ध्यान समझना, आप साइज डिफरेंस के हिसाब से जाओगे तो CH2CO3 को सबसे ज्यादा बोल दोगे। साइज डिफरेंस CH2C, क्योंकि CS का साइज बड़ा है तो कंपैरेटिवली CS का साइज क्योंकि बड़ा है और CO3 का साइज भी बड़ा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर साइज के हो जाएंगे। तो आप बोल दोगे सर सबसे कम CS की और सबसे ज्यादा इसकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे कम लिथियम की होती है और सबसे ज्यादा CS की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो कैटायंस आ गए हैं, ठीक है, दो कैटायंस आ गए। अब दो कैटायंस की वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ टू कैटायंस पोलराइजेशन इंक्रीज हो गई काफी। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हो गई तो पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर लिथियम दो हैं, क्योंकि लिथियम दो हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास लिथियम ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा कोवलेंट करेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब भी एल्कली मेटल्स दो यूज हो रहे हों किसी भी एनायन के साथ तो उसकी सॉल्युबिलिटी यूजुअली क्या रहेगी, कम। क्यों? क्योंकि और खासकर उसका जिसका पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा, क्यों? क्योंकि दो आयंस अगर यूज हो रहे हैं तो वो ज्यादा पोलराइज करेंगे, काफी ज्यादा एक्सटेंट तक पोलराइज करेंगे, और जब काफी ज्यादा एक्सटेंट तक पोलराइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये सल्फेट के साथ भी ऐसे चलेगा, सिमिलर, ठीक है। कार्बोनेट के साथ आप सल्फेट लगा दो उसके साथ भी सेम ही तरीके से चलेगा। ये बात समझ लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपके पास ये है और आप पूछ रहे हो कि इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, तो इसमें बेटा थोड़ा सा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, समझो। मान लो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो क्या उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम? दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, आपने पानी में डाला और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम? क्योंकि जब पानी में डालोगे तो इनका अपना अट्रैक्शन फोर्स चल रहा होगा और अपना अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पानी में अलग अलग नहीं हो पाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यही चीज बाइकार्बोनेट के साथ होती है। बाइकार्बोनेट में क्या होता है कि आपके पास कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऐसे नीचे पे बनेगा, कोई ना कोई नीचे पे बनेगा, तो नीचे पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिस तरह से बन जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो गैप्स हैं, इन केजेस में बैठता है मेटल, केजेस में बैठता है मेटल। अब ये बात समझो, अगर मेटल छोटा है, अगर मेटल छोटा है तो केज क्या होगा, केज वैसे ही पैक्ड रहेगा। लेकिन अगर मेटल बड़ा हो गया, अगर मेटल का साइज बड़ा हो गया तो वो केज को तोड़ेगा, इस केज को तोड़ने की कोशिश करेगा, विच मींस इन जो बॉन्ड, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको कम करेगा, वीक करेगा, दूर दूर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर मेटल छोटा है तो मेटल छोटा होने की वजह से क्या करेगा, मेटल आसानी से इसके बीच में फिट हो जाएगा, छोटे से केज में छोटे से जगह फिट हो गया। लेकिन अगर मेटल का साइज बड़ा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, वीक करेगा, क्योंकि उसको बैठना तो यही है, तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा। ये कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान से देखो, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर इसने इसको वीक कर दिया, विच मींस, अब समझो, जब छोटा मेटल था तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था क्योंकि वो आसानी से फिट हो जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से अब वैसी डिस्टेंस मेंटेन्ड है, डिस्टेंस मेंटेन्ड है, पानी में डालोगे तो और आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो होता यह है कि अगर मेटल का साइज बड़ा है, बाइकार्बोनेट्स में अगर मेटल का साइज बड़ा है तो वो मेटल का साइज इस केज लाइक स्ट्रक्चर में बैठता है, और जब वो इस केज लाइक स्ट्रक्चर में बैठेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो केज वीक हो जाएगा, विच मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, विच मींस सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ये बात समझ आती है? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की, और डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी, डिक्रीज, और सॉरी इस तरह से डिक्रीज करती जाएगी।
क्यों? क्योंकि सीजियम की क्यों ज्यादा है? सीजियम की इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीजियम का साइज है बड़ा। जब सीजियम केज लाइक स्ट्रक्चर में बैठता है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देता है, जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब कनेक्टेड थे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर वीक कर दिया तो वो पानी में आसानी से सॉल्युबल हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक नहीं हुई तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्युबल करना कम, मुश्किल। बात समझ आती है? बात समझ आती है? ठीक है, चलिए। बेटा ये बात होगी हमारी सॉल्युबिलिटी की, है ना। अब सॉल्युबिलिटी के बाद हम लास्ट बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। किसकी बात करते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी? मेल्टिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी में टूट जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी में टूट जाते हैं। तो उन दोनों को अलग अलग तरीके से कंसिडर किया, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करने का दो डिफरेंट तरीके हैं, लैटिस एनर्जी, है ना, लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन। वही अगेन वही फैक्टर्स लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। देखो थर्मल स्टेबिलिटी, इफ आपका एनायन, अगर एनायन आपका सेम है, यूजुअली आपको तभी पूछा जाता है जब आपका कुछ सेम हो, और जनरल ट्रेंड रहता है एनायन के लिए पूछा जाएगा। फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल कंपेयर करोगे, जैसे लिथियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को कंपेयर करोगे, लिथियम नाइट्राइड नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को कंपेयर करोगे, तो एनायन सेम होना चाहिए। इफ एनायन इज सेम, एनायन इज सेम, ठीक है। अगर एनायन सेम है तो, अगर एनायन सेम है तो देखो, अगर एनायन सेम है तो अगर मोनो एटॉमिक एनायन है, क्या है? मोनो एटॉमिक एनायन। और आपके पास क्या है? मोनो एटॉमिक एनायन, है ना। आपके पास क्या है? मोनो एटॉमिक एनायन। तो जब मोनो एटॉमिक एनायन होगा तो मोनो एटॉमिक का साइज क्या होता है? छोटा। अगर मोनो एटॉमिक का साइज छोटा है तो आपको लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए होगा? लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, विच मींस अगर आपने एनायन छोटा लिया तो बेटर चीज क्या होगी? आप कैटायन भी छोटा लो। क्यों? क्योंकि उसमें पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, पैकिंग अच्छी होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं और आपके पास ये मॉलिक्यूल, इस तरह से मॉलिक्यूल, कौन बेटर होगा? जो छोटा वाला होगा कि नहीं होगा? तो वहीं पर ये बात आ जाती है कि मोनोटॉमिक में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? लैटिस एनर्जी, है ना। मोनोटॉमिक में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी या फिर लैटिस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक मतलब जैसे N3 माइनस O2 माइनस, ठीक है, इस तरह से, है ना। मोनोटॉमिक मतलब इस तरह से, क्या समझ रहे? ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर पॉलीएटॉमिक की बात की जाए, यहीं पर पॉलीएटॉमिक की बात की जाए, पॉलीएटॉमिक एनायन की बात की जाए, तो पॉलीएटॉमिक एनायन जैसे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, इन सब की बात की जाए तो इनमें कैसे देखेंगे? अब देखो इनका साइज हो गया बड़ा, अगर आपने कैटायन छोटा यूज किया तो वो इसको पोलराइज कर देगा, और इसको क्या कर देगा? इसको पोलराइज करके इसकी लैटिस एनर्जी या इसका आयनिक कैरेक्टर कम कर देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने कोई भी ऐसा आयन यूज कर दिया जो स्मॉलर इन साइज है तो वो उसकी पोलराइजेशन बढ़ा के कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। तो यहां पर उसका उल्टा हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर क्या था? साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज बढ़ गया तो पैकिंग पुअर, पैकिंग पुअर तो लैटिस एनर्जी पुअर, लैटिस एनर्जी पुअर तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने साइज छोटा ले लिया तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा कि ये पोलराइज ही नहीं, ये पोलराइज हो जाएंगे, और पोलराइज हो जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाता है? साइज अपॉन चार्ज, यहां पर क्या हो जाता है? साइज अपॉन चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है? साइज अपॉन चार्ज। तो इसका उल्टा, अगर मोनोटॉमिक लिया तो चार्ज अपॉन साइज, पॉलीटॉमिक लिया तो साइज अपॉन चार्ज। अगर इसके बेसिस पे करोगे थर्मल स्टेबिलिटी तो आसानी से मिलेगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको एग्जांपल करवा के दिखाता हूं। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आपसे ये पूछा जाए कि किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब ये एनायन कौन सा है? पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर साइज बड़ा होगा तो वो उसको पोलराइज कम करेगा, अगर पोलराइज कम करेगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब साइज अगर बड़ा है तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है।
इतना तक थर्मल स्टेबिलिटी हो जाती है कि ये डिकम्पोज ही नहीं करता, ये डिकम्पोज करता है, ठीक है, इतनी थर्मल स्टेबिलिटी। ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब 2000 3000 जो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है उस पर डिकम्पोज करता है। बात समझ लो, ये बात समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अगेन इसी के रिलेटेड साइज के रिस्पेक्ट में बात करती है, साइज जितना ज्यादा उतना थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। अब चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, MgCO3 Na2CO3। हाँ जी, कैसा होता है, चार्ज अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी कम है, क्या हो जाएगा बेटा, +2 चार्ज, चार्ज ज्यादा हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी कम। अगेन वही, ये डिकम्पोज नहीं करता, ये आसानी से डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं डिफरेंट तरीके से देखूंगा मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक को। मोनोटॉमिक में, क्योंकि मोनोटॉमिक का साइज छोटा होता है तो वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी चार्ज अपॉन साइज जैसे लैटिस एनर्जी में हम देखते हैं, क्योंकि मोनोटॉमिक का साइज छोटा तो आपका जो कैटायन होगा उसका साइज छोटा, दोनों का साइज छोटा, पैकिंग अच्छी, बढ़िया, तो साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। जबकि अगर आप पॉलीटॉमिक की बात करें तो पॉलीटॉमिक में क्या हो जाएगा, उल्टा। क्यों, क्योंकि अगर तो साइज के छोटे होने की वजह से क्या होगा बेटा, पॉलीटॉमिक में साइज के छोटे होने की वजह से क्या होगा, पॉलीटॉमिक में साइज के छोटे होने की वजह से ये हो जाएगा कि पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा विच मींस आयनिक कैरेक्टर कम, विच मींस थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो चार साइज को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, साइज को क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि पॉलीटॉमिक है, ज्यादा बड़ा एनायन है। नेक्स्ट चार्ज, क्योंकि ज्यादा बड़ा एनायन है तो अगर आपने कैटायन में ज्यादा चार्ज भर दिया, कैटायन में ज्यादा चार्ज भर दिया तो क्या होगा, कैटायन क्या करेगा, उसको अगेन पोलराइज कर सकता है। तो यहां पर क्योंकि डिटरमाइनिंग फैक्टर पोलराइजेशन हो जाता है, इस वजह से साइज अपॉन चार्ज आता है ऑफ कैटायन। ऑफ कैटायन किसकी बात कर रहे हैं, ये कैटायन की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या आ जाता है, और चार्ज अपॉन साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के लिए है ना। एनायन तो हमने बोला कि कांस्टेंट है, एनायन सेम है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो ये बात हुई बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड विल मीट यू नेक्स्ट डे।